गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अब तक अपना एक्टिव पैसिव और जो नरेशन है वो पढ़ चुके हैं और मैंने टेंस के आपको फॉर्मूले लिखाए थे। तो आज हम ऐसा टॉपिक लेते हैं जो मोस्टली 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास या जो 8th क्लास वगैरह है उनके लिए, सबके लिए कॉमन हो, क्योंकि अभी तक सिलेबस का पता नहीं है कि जो बोर्ड क्लासेज हैं उनका सिलेबस कितना कम होगा। लेकिन एक बात तो है, सिलेबस चाहे कम हो, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो टेंस वाला टॉपिक है वो शायद उस सिलेबस में आपके रहेगा। तो आज हम टेंस देखते हैं। टेंस वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश का जो बेसिक है, सबको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो आप वाक्य निर्माण करते हो तो भी आपको टेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम टेंस को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे शुरू से। तो वाक्य स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वाक्य निर्माण कैसे करते हैं हम, किसी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वो सब हम इसमें सीखेंगे। तो हम बेसिक बातें को थोड़ी इसमें देखते हैं। टेंस की, टेंस का आपको पता ही है, टेंस यानी काल होता है। टेंस 3 टाइप के होते हैं, ये सबको पता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सबको पता है। थोड़ी सी इसमें अपने बेसिक बातें देखते हैं एक बार, थोड़ा वाक्य निर्माण का। जैसे मैंने हिंदी में एक वाक्य लिखा, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब देखो, अगर हम हिंदी के वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सबसे पहले इसमें राम स्कूल जाता है, यानी राम क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट, और फिर ये जाता है आपकी मेन वर्ब है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी होती है तो वो लास्ट में आती है। तो हिंदी के वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस प्रकार का। लेकिन जब आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आप इसको लिखते हो, राम गोज टू स्कूल। इसको इस प्रकार से आप लिखते हो, यानी तब आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हो जाता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ये प्रीपोजिशन आपका आ गया और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और यदि कोई साइक्रिया आपकी दी हुई है तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा फिर आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और भी कुछ दिया हुआ है तो लास्ट में आ जाएगा। तो फिर आपका वाक्य का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार का होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, अगर सही क्रिया दी हुई है, अगर सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आती है। हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब से भी पहले आती है। अगर आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सही क्रिया दी हुई है तो वो मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है उससे भी पहले आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट और अदर्स आता है। ये साधारण वाक्य की बात हो रही है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इस वाक्य की बात करें, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेन वर्ब है, अगर आपके सेंटेंस में खाली सब्जेक्ट दिया हुआ है, मेन वर्ब दे रखी है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर खाली 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी आपकी, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो सही क्रिया भी आपकी कैसी आएगी, एक वचन आएगी, सिंगुलर आएगी। और सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो सही क्रिया भी आपकी बहुवचन होगी।
यानी ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में आपके सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इस केस में जो मुख्य सब्जेक्ट अगर आपका वो एक वचन है तो आपकी जो मुख्य क्रिया है वो भी एक वचन होगी, और सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो जो मुख्य क्रिया है वो भी क्या होगी, बहुवचन होगी। ये तो कब की बात है, इस वाली केस की बात है जब आपके स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो। लेकिन यदि आपके स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि आपके सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया भी आपको दी हुई है, हेल्पिंग वर्ब भी आपको दी हुई है, उसके बाद मैन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स है, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सहायक क्रिया जो है, मुख्य क्रिया जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगी। फिर इस केस के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो जो मुख्य क्रिया हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन है तो मुख्य क्रिया भी बहुवचन होगी। यानी फिर ये मुख्य क्रिया जो है, मैन वर्ब जो है, वो इसके अनुसार नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि भी बाद में सब्जेक्ट बहुवचन है तो ये बहुवचन आएगी, नहीं। ये तो कब है, जब खाली सब्जेक्ट हो, मुख्य क्रिया हो, ऑब्जेक्ट हो, तब तो ये इसके अनुसार आएगी। और अगर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको दे रखी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। एक वचन तो ये एक वचन, बहुवचन तो ये बहुवचन। और इस केस में अगर खाली ये नहीं है तो खाली मैन वर्ब दे रखी है आपको, सब्जेक्ट है तो ये एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें, अब जैसे अपन ने एक ही वाक्य लिखा, सेंटेंस लिखा, राम गोज टू स्कूल। आपने देखा यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, राम है। राम यहाँ पर सिंगुलर है, राम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका एक वचन है और ये मुख्य क्रिया जो है, कई लोगों को ये लगता है कि ये बहुवचन है, कि इसमें ऐश या यस लगा हुआ है तो ये बहुवचन है, जबकि ऐसा नहीं है, ये भी एक वचन ही आपकी। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा बहुवचन होती है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को हम बहुवचन मानते हैं, उसमें उसको बनाना होता है एक वचन, तो हम उसमें एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस उसमें लगाते हैं। एस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो ये चीज आपको एक तो ध्यान रखनी है। तो ये इसका बेस है कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद में अगर सहायक क्रिया आपको दे रखी है तो फिर सहायक क्रिया जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और अगर सहायक क्रिया नहीं दी हुई है, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब आपको दे रखी है, तो फिर मैन वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट एक वचन तो ये भी एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन तो ये भी बहुवचन। तो ये थोड़ी बेसिक बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि जो सहायक क्रिया वगैरह, मैन वर्ब वगैरह, वो क्या होती है। मैन वर्ब की बात करते हैं, उसको कहते हैं मुख्य क्रिया। मैन वर्ब उसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, मुख्य क्रिया। अब इसमें ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो हम, जैसे मान लो कि खाना, पीना, रोना, धोना, हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सब जो क्रियाएं क्या होती है, इन सबको बोलते हैं मैन वर्ब। जैसे गो, कम, सिंग, राइट, लाफ, रोना, हंसना, गाना, सोना, पीना है, ये सब जो होती है, ये सब क्या होती है, इन सबको बोलते हैं मैन वर्ब। तो आपको करना इतना सा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मैन वर्ब्स है मुश्किल से 100-150 होगी, तो उन सब की जो फॉर्म वगैरह होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या आपको पता है, जिसमें मान लो गो की फॉर्म है, गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, आईएनजी लगाते हैं तो गोइंग हो जाता है।
इस प्रकार से ये फॉर्म जो है वो आपको याद करनी है। फॉर्म इसलिए याद करनी है आपको क्योंकि जब भी आप सेंटेंस का निर्माण करते हो तो आपको कई बार सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। और आप एक्टिव पैसिव पढ़ते हो तो भी आपको पता है कि किसी सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। तो आपको जब तक ये पता नहीं है कि थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी तो फिर आपका सेंटेंस भी आपका सही नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी तीनों जो फॉर्म वगैरह है वो आपको उनको याद करो। ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 50-100 होंगे या 150 होंगे मुश्किल से, या 50-100 जितने भी आपसे याद होते हैं उनको आप याद करो। कम केम बहुत आसान से है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये सिंपल से मीनिंग है। ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिनका आप दैनिक जीवन में यूज करते हो, सोना, गाना, पीना, रोना, धोना, हंसना, खेलना, तो ये सब क्या है, मैन वर्ब होती है। तो इनकी फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई सिखा दिया आपको, ये आपका ही काम है। आप जब तक इनको याद नहीं करोगे तब तक आपको ये याद भी होगी भी नहीं। तो इनका बेस्ट यही है कि इनको लिख लिख के याद किया करो और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि बार बार आपके काम में आएगी, रिपीट होगी, तो इनका नॉलेज आपको जरूरी है। तो ये तो बात होगी मैन वर्ब की। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती है, कैसी होती है। हेल्पिंग वर्ब, इनको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, इनको हम सहायक क्रिया भी बोलते हैं। इनके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे डू, डज, इनको मैं ऐसे लिखा देता हूँ एक बार वैसे सिंपल वे में ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे मान लो आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, उसमें कौन कौन सी सहायक क्रियाएं काम में आती है वो एक बार इनको आप देख लो, लिख लो इनको। डू, डज, इसके अलावा इज, आर, एम, हैव आदि, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपके काम आती है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि डू डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर काम आते हैं। डू डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम में आते हैं। उसमें भी कब, विशेषकर जो नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें काम आते हैं ये टू डज। बाकी इज, आर, एम आपको पता ही है, इनका भी पता होना चाहिए आपको। इज को हम एक वचन मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है तो उसके साथ में इज का यूज करते हैं। जैसे ही इज, इसका नाम दे रखा है राम इज, तो उसका यूज होता है। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो उसके लिए हम आर का यूज करते हैं, जैसे वी आर, यू आर। सब्जेक्ट अगर आपका आई है तो उसके लिए एम का यूज करते हैं। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके सहायक क्रिया एम दी हुई है तो उसके साथ में सब्जेक्ट पक्का ही क्या होगा, आई होगा। लेकिन आई के साथ में हमेशा एम आए ये कोई जरूरी नहीं है। यानी आई के साथ में सहायक क्रिया और भी आ सकती है, आई हैव भी आ सकता है, आता है। तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपको एम दे रखा है तो इसका मतलब आप कंफर्म मान लो कि एम के साथ में सब्जेक्ट सिर्फ एक ही आ सकता है। कौन सा आ सकता है, आई, इसके अलावा और नहीं आएंगे। तो एम के साथ में सब्जेक्ट आपका सिर्फ आई आएगा, लेकिन आई के साथ में सहायक क्रिया सिर्फ एम ही आए ये जरूरी नहीं है, और भी आती है। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस की। अब देखो पास्ट टेंस में सहायक क्रिया कौन कौन सी काम में आ सकती है। पास्ट टेंस में आपको इसी प्रकार से डिड हो गया, फिर वाज, वर, हैड, डिड, वाज, वर, हैड आदि। तो ये हो गई आपकी पास्ट टेंस की सहायक क्रियाएं। जैसे आप प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर डू डज का यूज करते हो, उसी प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस के अंदर आप डिड का यूज करते हो। कब, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो
या सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो तो हम सहायक क्रिया डिड का यूज करते हैं। और वाज वर एक वचन सब्जेक्ट है तो क्या आ जाता है आपका वाज का यूज करते हैं। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो हम वर का यूज करते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये बहुवचन उसको मानते हैं। हैड का प्रयोग आप सबके लिए कर सकते हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे बहुवचन हो, सब में ही क्या करते हैं हैड का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उस केस में हम हैड का यूज करते हैं। तो हैड के लिए सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हैड का यूज सबके साथ में कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस आपको पता ही है, विल शैल का यूज मोस्टली इसमें होता है। विल का यूज आपको पता ही है। शैल का यूज मोस्टली साधारण केस के अंदर, साधारण केस में शैल का यूज जो है हम आई और बी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट अगर आपका आई और बी है तो शैल का यूज करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करते हैं। लेकिन ये मैंने बात कही है कि साधारण केस के अंदर, सामान्यतः कही है मैंने, हर बार कई बार आई के साथ में विल का यूज भी होता है, इनके साथ में विल का यूज भी करते हैं। वो कब करते हैं वो जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। बाकी बस आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य तौर पर आई और बी के साथ में शैल का यूज करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट जो है उनके साथ में विल का यूज करते हैं। ये आपके मॉडल्स में भी आते हैं विल शैल वगैरह। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सहायक क्रियाओं का यूज जो है वो किस प्रकार से होता है। तो ये तो बात हो गई सहायक क्रियाओं का यूज। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सहायक क्रिया जो है वो एक वचन है, कौन सी बहुवचन है। आपको बताया डज जो है एक वचन में मानते हैं उसको, डू को बहुवचन के लिए यूज करते हैं। और इनका बता दिया मैंने आपको, इसका यूज आर का है, आर का, एम का, हैव का, तो ये है। और इसमें एक और होती है, सॉरी भूल गए हम, इसमें हैज। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है प्रेजेंट टेंस के अंदर तो उसके लिए हैज का यूज करते हैं। किसके लिए? सिंगुलर के लिए। बहुवचन के लिए हैव का यूज करते हैं। जैसे ही हैज, राम हैज, तो उसके लिए अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके लिए हैव का यूज करते हैं। आई के साथ में हैव का यूज करते हैं, आई है तो हैव आएगा। तो ये चीजें कुछ बेसिक बातें थी आपकी उसके बारे में, जो वाक्य निर्माण करते हैं उनके बारे में। अब थोड़ा इसमें और देखते हैं हल्का सा एक। आपको करना क्या है, एक तो आपको जो मैन वर्ब्स की जो फॉर्म है, जितनी फॉर्म आप लिख सको। आपको पता है कि आपकी हर बुक्स के अंदर कोई भी आपकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह है या पासबुक वगैरह है, उन सब के अंदर फॉर्म उसमें दी हुई होती है। तो आपको 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास सब में मिल जाएगी आपको वो। तो जितनी ज़्यादा उसके अंदर आप जो मैन वर्ब की जो फॉर्म वगैरह है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह, उनको याद कर सको। उनको एक कॉपी के अंदर उनको आप नोट कर लो और फिर उनको लिख लो, और फिर उनको जितना ज़्यादा उनको हो सके उनको याद करने की कोशिश करो। डेली उनको रिवाइज करो आप, ताकि आपको जितनी ज़्यादा फॉर्म याद हो सके उतनी ज़्यादा याद आप कर सको। अब हम इसमें देखते हैं, कई बार मैंने जिसमें अभी वाक्य लिखाया था कि राम गोज टू स्कूल, तो कई बार दिमाग में आता है कि हम कुछ वाक्य में तो इसमें लिखूं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो कुछ वाक्यों में तो हम एस या यस का प्रयोग करते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि हम कब तो एस लगाएं, कब यस लगाएं। कई बार ये कन्फ्यूजन आपके होता है। तो कब आपको एस लगाना है और कब आपको यस लगाना है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रियाओं के साथ में, जो मुख्य क्रियाएं हैं उनके साथ में एस लगेगा और कौन सी मुख्य क्रियाओं के साथ में यस लगेगा। एस या यस क्यों लगाते हैं?
ये भी आपको पता होना चाहिए सिंगुलर बनाने के लिए। जो मुख्य क्रिया है उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं। यहां पर आपने एस लगाया तो इससे क्या हो गया कि जो गोद थी, ये जो क्रिया थी वो सिंगुलर हो गई, यहां पर आपकी एक वचन हो गई। क्यों किया एक वचन यहां पर? क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका एक वचन है। अगर मान लो मैं यहां पर ये लिख दूं राम गो टू स्कूल, तो यहां पर इस केस में आप देखोगे कि यहां पर सब्जेक्ट तो आपका एक वचन है। क्या है? सब्जेक्ट तो आपका सिंगुलर है, लेकिन जो मुख्य क्रिया है वो यहां पर बहुवचन है। मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको हम बहुवचन मानते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि अगर ऐसा लिखता हूं मैं तो आपका ये केस, ये सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट आपका, और मुख्य क्रिया आपकी बहुवचन हो गई, यानी आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। हमें क्या करना था कि हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो मुख्य क्रिया है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर ही होनी चाहिए। और वो सिंगुलर क्या हो, अब इसको हमको इसको भी सिंगुलर करना है तो क्या करेंगे? इसके अंदर एस या एस लगा देते हो आप। आपने एस लगा दिया, अब सही है क्योंकि ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या एक वचन हो गई, दोनों एक वचन हो गए, मतलब अब ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम एस या एस क्यों लगाते हैं। एस या एस लगाने से बहुवचन नहीं होती है, वो एक वचन हो जाती है। तो हम इसके कुछ नियम होते हैं कि हमें कब एस या एस लगाना होता है, कब हम उसमें एस लगाते हैं, कब एस लगाते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो वो हम उन नियमों को, जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो आगे आप हेडिंग डाल दो, एस या एस कब लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया के अंदर आप जो मैन वर्ब है उसमें एस या एस कब लगाते हैं। मैन वर्ब की बात हो रही है यहाँ पर कि मैन वर्ब में एस या एस कब लगाते हैं? क्यों? सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए। तो इसके कुछ रूल्स के कुछ नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम हैं, जब आप उसके अंदर एस लगाते हो तो आपको नियमों का पता होना चाहिए। नियम जो होते हैं, अब तो आज के लिए तो मैं कल आपको बताऊंगा कि हम मुख्य क्रिया में एस या एस कब लगाते हैं, वो कौन से दो नियम है जिनका यूज हम मुख्य क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए हम करते हैं। तो मैं ये कल आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो आपको पढ़ाया गया है उसको एक बार आप उसको रिवाइज करना। और टेंस है, चूंकि ये बेसिक है इंग्लिश ग्रामर का, तो ये आपको इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।